एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज़ दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज हम इस वीडियो में यार सीखने वाले हैं CSS के बारे में। तो CSS यार क्या होता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और इससे यार हम किसी भी वेब पेज को अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कलर हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कोई एनिमेशन हो, वो सारी चीज़ें हम यार CSS से कर सकते हैं। अब पिछले वीडियो में यार हमने बताया था कैसे हम HTML का यूज़ करते हैं, कैसे हम किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे यार कैसे हम उस वेबसाइट के स्ट्रक्चर को लेकर उसमें कुछ डिज़ाइन डालते हैं, है ना। और उसके लिए ही हम यार CSS का यूज़ करेंगे। अब यार अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने यार एक एनालॉजी से पढ़ा था कैसे हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेके एक वेबसाइट को देखते हैं, और उसमें हमने देखा था यार वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है और उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन्स का होता है ना। तो अब वो जो स्ट्रक्चर था वो हमारा HTML कहलाता है, और उसके ऊपर जो भी मसल्स, स्किन, वो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंटेशन लेयर जैसे CSS कहलाती है, ठीक है। अब यार हर इंसान का वो जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो सबकी अलग अलग होती है ना। तो सारे इंसान अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से बोन्स तो सबकी सिमिलर ही होती है ना। तो उसके लिए यहाँ पे यार मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैंने यार यहाँ पे एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके अंदर मैंने यार अलग अलग लेआउट्स दिए है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बटन लगाए हैं, कुछ लेआउट 1 2 3 4। तो मैंने यार 4 अलग अलग लेआउट दिए हैं खाली एक स्ट्रक्चर के अंदर। तो मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन प्रेजेंटेशन की जो लेयर है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लेआउट 1 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैसे हमारा कलर है, इसमें यहाँ पे आ गया है, बैकग्राउंड कलर भी है और साइड में कुछ नेविगेशन बार है, साइड में एक साइड बार भी है और कुछ अलग अलग स्टाइलिंग आपको दिख रही है ना। अब इस पर क्लिक करता हूँ लेआउट 2, तो स्ट्रक्चर मेरा नहीं बदला है लेकिन अब आप इस पर आप प्रेजेंटेशन लेयर देख सकते हो कैसे अलग आ रही है। सिमिलरली लेआउट 3 में कुछ अलग है, लेआउट 4 में कुछ अलग है ना। तो आपने देखा यार कैसे एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर हमने अलग अलग लेआउट्स बनाए। बस यार इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे यार मैं YouTube खोल देता हूँ और YouTube के अंदर हम यार इसकी स्टाइलिंग हटा के देखते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यार ये सारी चीज़ें हमारे फ्रंट एंड के अंदर है, तो हमारे लैपटॉप के अंदर ये लोड हो चुकी है, तो हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है वेब डेवलपर नाम का। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है जिससे आप सारी स्टाइल को डिसेबल कर सकते हो। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यार स्टाइल हमारी हट चुकी है और अब यार यहाँ पे मेरा पेज पूरा हैंग भी हो गया है ना। अब आप समझ चुके होंगे यार कैसे CSS का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और सारी वेबसाइट जितनी भी आप देखते हो वो सारी यार CSS की मदद से ही बन रही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं यार CSS का सिंटैक्स कैसा होता है। तो CSS के अंदर यार बेसिकली हम कुछ रूल्स लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है और फिर उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं। अब ये वैल्यूज़ जो है वो प्री डिफाइंड भी हो सकती है या फिर यूज़र डिफाइंड भी हो सकती है, ठीक है। और प्री डिफाइंड से मेरा मतलब है यहाँ पे यार या तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में वो वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, या फिर यूज़र डिफाइंड जिसका मतलब आप खुद से कोई वैल्यू बना के लिख रहे होगे, ठीक है। अब जैसे कि आप यूनिट लिख रहे हो तो 20% 30% ये आपके हिसाब से आप खुद लिख रहे हो, है ना। लेकिन प्री डिफाइंड वो वैल्यूज़ है जो कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दी गई है, और आपको उन 5 वैल्यू या 4 वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ है उनमें से कोई एक को सेलेक्ट करके लिखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं यार अब इसका सिंटैक्स कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बेसिकली एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी यार कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली यार या तो कोई कलर हो सकता है या कोई भी आप फीचर देखो तो फॉन्ट, टेक्स्ट, अलाइनमेंट, ये सारी चीज़ें यार एक प्रॉपर्टी के रूप में हम लिखेंगे और बाद में इसकी वैल्यू देंगे। और वैल्यूज़ के अंदर हम यार बेसिकली उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई वैल्यू लिख रहे होंगे जो कि हमारे CSS के डॉक्यूमेंटेशन से हम देख लेंगे। शुरू करते हैं और सबसे पहले यार हम देखते हैं कैसे हम CSS को अपनी HTML के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो CSS को यार हमारी HTML के अंदर इंपोर्ट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है इनलाइन, दूसरा होता है एक्सटर्नल और तीसरा होता है इंटरनल, ठीक है। तो इनलाइन क्या होता है, तो बेसिकली यार हमारे जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें यार एक एट्रीब्यूट है स्टाइल नाम का, और इसमें हम हमारी जो प्रॉपर्टी और वैल्यूज़ है वो लिख सकते हैं। तो एक बार यार हम VS कोड खोलते हैं और इसके अंदर ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैंने VS कोड खोल दिया है। अब इसके अंदर मैं H1 को कुछ स्टाइल दे के देखता हूँ, ठीक है। अब स्टाइल में क्या देंगे, बेसिकली यार मैं सबसे पहले यार कलर दे देता हूँ जो कि सबसे सिंपल है, ठीक है। तो कलर मैं इसको दे देता हूँ ब्लू वॉयलेट। सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर और करेंगे रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग लग चुकी है। तो उसके बाद में यार हमारा दूसरा तरीका होता है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS में क्या होता है, बेसिकली यार हम इसके अंदर एक पूरा टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम कुछ सेलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। सेलेक्टर्स क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप देख लो कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ हमारे कोड के अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे और स्टाइल टैग के अंदर यार हमको एक सेलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो यार मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। और या फिर हम क्या करते हैं, हम H2 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। H2 टैग कौन सा है, ये वाला टैग है, ठीक है। तो मैं इसको
को यार कुछ स्टाइलिंग दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं इसके अंदर H2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो कलर हम क्या देंगे इस बार मैं ब्राउन दे रहा हूँ। सेव करेंगे और जाएंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर, करते हैं रिफ्रेश। तो यार आप देख सकते हो जितने भी हमारे H2 वाले एलिमेंट हैं उन सब में यार कुछ कलर लग चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यार चौथा तरीका, जो कि है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होता है? तो बेसिकली यार हम इसके अंदर एक पूरी फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना सारा CSS का कोड लिखेंगे और फिर उस फाइल को यहाँ पे हम लिंक टैग से इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखते हैं यार ये कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यार क्या करता हूँ ना, यूजुअली एक लिंक टैग खोलता हूँ और फाइल बाद में बनाते हैं, पहले हम इसके अंदर ये टैग लिख देते हैं और यहाँ पे यार href के अंदर जो भी फाइल आपको लिखनी है वो लिख दो। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर कमांड क्लिक करोगे तो यहाँ पे यार ये ऑटोमेटिकली बोल देगा कि क्रिएट अ न्यू फाइल। तो उस पर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वो फाइल खुल जाएगी। ठीक है, मतलब क्रिएट भी हो रही है और खुल भी रही है। ठीक है, अब इसके बाद में यार हम किसी को सेलेक्ट करेंगे ना, कोई हमारा एलिमेंट जो सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मैं इस बार H3 का यूज़ कर रहा हूँ। तो H3 का यूज़ किया और यहाँ पे हमने यार कुछ एलिमेंट सेलेक्टर से इसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं इस बार फिर से कलर ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब कलर में मैं क्या देता हूँ, मैं इस बार दे देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो सेव करते हैं और अब देखते हैं यार हमारा H3 एलिमेंट जितने भी थे वो सारे स्टाइल हो चुके होंगे। तो जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा H3 एलिमेंट जो था वो स्टाइल हो चुका है। तो बस यार कुछ इस तरह से हम हमारे CSS को HTML के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यार सेलेक्टर्स। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली यार ये एक पैटर्न होता है जिससे हम एलिमेंट्स को अलग अलग तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हैं, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको। तो उसके लिए यार सबसे पहले हम सेलेक्टर लिखते हैं, फिर हमको यार CSS के अंदर रूल्स लिखने पड़ते हैं। तो हर रूल को लिखने के लिए हम एक ब्लॉक बनाएंगे और इसको ओपन करेंगे हम कर्ली ब्रेसेस से। फिर इसके अंदर जो भी हमारे रूल होंगे जैसे कि कलर, बैकग्राउंड कलर, जितने भी रूल्स होते हैं वो आप उसके अंदर लिख, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब CSS के अंदर ये जो सेलेक्टर्स है उनको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो समझो यार आप अलग अलग एलिमेंट्स को एक ही स्टाइल देना चाहते हो, तो बजाय कि यार आप उस चीज़ को बार बार लिखो, आप यार सेलेक्टर का नाम लिखोगे और फिर कॉमा लगा के दूसरा सेलेक्टर लिख दो। मतलब जितने भी आपको सेलेक्टर्स लिखने हैं वो सारे कंबाइन करके एक साथ ही लिख दो और फिर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके उसके अंदर हमारा जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो रूल्स लिख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया यार कंबाइंड सेलेक्टर्स। अब हम देखते हैं यार कैसे अलग अलग टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है यार इसके अंदर टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर क्या होता है? बेसिकली हमने HTML के अंदर क्या देखा था कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है। तो जैसे H1 टैग, H2 टैग, पैराग्राफ के लिए P टैग, है ना। तो अब उन सबको सेलेक्ट करने के लिए यार हम सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे। तो हमें यार मान लो H1 को सेलेक्ट करना है तो हम लिख देंगे H1। ठीक है, फिर हमारा वही ब्लॉक जिसके अंदर हम हमारे CSS के रूल लिखेंगे। नेक्स्ट आता है यार हमारा क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली यार हमने देखा था हम हर एलिमेंट को एक क्लास और एक ID दे सकते हैं, है ना। अब ये ID और क्लास का काम आता है वो हमने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे हम उस क्लास को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, डॉट फिर क्लास का नाम और फिर वही हमारा CSS का रूल। ठीक है, फिर ID का भी सिंपल है, बस ID में वो जो डॉट है उसकी जगह हैश आएगा। ठीक है, फिर हैश के बाद में वही ID का नाम और फिर हमारा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, फिर यार इसके अंदर है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली यार जब भी हमें किसी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना होता है उस एलिमेंट के साथ में, मान लो आप A टैग का यूज़ कर रहे हो और A टैग के अंदर आपको href देना है ना। href से क्या होता है? बेसिकली हम उसमें URL डालते हैं ना, तो आपको एक पर्टिकुलर URL विथ एंकर टैग को सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करोगे? उस एंकर टैग को लिखोगे, फिर href का जो सिलेक्टर है ना वो लिख दोगे। तो इसे कैसे लिखते हैं एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार आप A लिखोगे जो कि हमारा एंकर टैग है, फिर बॉक्स ब्रैकेट बनाओगे और उसके अंदर आपका जो भी एट्रीब्यूट है वो लिख दोगे। तो मान लो आपको href को सेलेक्ट करना है तो href लिख दीजिए, है ना। और फिर अगर आप उसकी वैल्यू देना चाहो तो इक्वल टू करके आप उसकी वैल्यू दे दो, एज इट आपका एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसके अंदर जो भी आपका रूल है CSS का वो दे दो, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट यार आता है सूडो क्लास सेलेक्टर। सूडो क्लास सेलेक्टर क्या होता है? तो बेसिकली यार ये ग्रुप ऑफ सेलेक्टर है जिसके अंदर हम स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स एक एलिमेंट की। तो यार एलिमेंट्स की कितनी स्टेट होती है? अलग अलग तरह की स्टेट्स होती है, हम सारे नहीं देखेंगे, हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि हवर, विजिटेड, लिंक। तो हवर से क्या होता है? तो आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर अपना जब माउस का कर्सर लाते हो ना तो उसकी एक स्टेट होती है वो बदल जाती है और वो हवर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब यार आप किसी भी एंकर टैग को यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो एक अलग स्टेट में चला जाएगा जो कि होती है विजिटेड। अब इसे अगर हमें सेलेक्ट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एलिमेंट का नाम लिखते हैं, फिर कॉलन लगाते हैं और फिर उस स्टेट का नाम। तो हवर के अंदर हम हवर लिख सकते हैं, विजिटेड यूज़ कर रहे हो तो आप विजिटेड यूज़ कर सकते हो, है ना। तो कुछ इस तरह से हम अलग अलग स्टेट्स का यूज़ करते हैं और उस स्टेट के अंदर जो स्टाइल लिखनी होती है वो लिखते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है यार हमारा सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली यार हम किसी भी एलिमेंट का कोई पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो आप यार पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रहे हो और उसमें आप चाहते हो कि आप खाली फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ स्टाइलिंग देना है, ठीक है। तो अब उस फर्स्ट लाइन को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, HTML के अंदर तो यार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। तो CSS में हमें उसे सेलेक्ट करना हो तो हम सबसे पहले तो उस पैराग्राफ टैग का नाम लिखेंगे जो कि होता है P, फिर हम 2 बार कॉलन लगाएंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे उस सूडो एलिमेंट का नाम जो कि है फर्स्ट लाइन, इन केस ऑफ फर्स्ट लाइन अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है। और फिर आप उसके अंदर स्टाइलिंग दे दो। तो अगर आप इसका कलर चेंज करोगे तो आपका खाली पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन में जो भी लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें यार सूडो एलिमेंट्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि nth चाइल्ड, जिससे हम किसी भी पेरेंट एलिमेंट का चाइल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग नंबर ऑफ चाइल्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कूल चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यार कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, तो बेसिकली यार इसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो उसके चाइल्ड के साथ। तो मान लो यार आप एक आर्टिकल टैग लिख रहे हो और उसके अंदर आपने अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए हैं ना, बीच में आपने कुछ H1 का भी यूज़ किया है, आपने कुछ स्पैन का भी यूज़ किया है, आपने कुछ डिव्स का भी यूज़ किया है और वो सारे उसी के चाइल्ड है। लेकिन आपको खाली P टैग को सेलेक्ट करना है जो कि उसका चाइल्ड है। तो आप उस केस में एक आर्टिकल टैग यूज़ करोगे, फिर एक एरो लगाओगे, फिर P टैग, और उससे हमारे आर्टिकल के अंदर के जितने भी P टैग है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यार यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, तो बेसिकली यार हमारे HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं स्टार्ट का, और फिर हम इसके अंदर CSS के रूल्स लिख देते हैं। इससे हम पूरे HTML के डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यार एक एग्जांपल से देख लेते हैं यार इन सेलेक्टर्स को एक एक बार यूज़ करके, ताकि यार आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यार एक एग्जांपल से देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट खोला है, उसके अंदर सबसे पहले हमारा यहाँ पे H1 टैग है जिसे हमने एक एडिंग दी है, फिर हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ करके कुछ टेक्स्ट लिखा है, और इसके अंदर हमने एक स्पैन टैग यूज़ किया है, एक A टैग का यूज़ किया है, फिर हमने फिर से एक और पैराग्राफ टैग का यूज़ किया और उसके अंदर भी हमने EM टैग का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ लिस्ट आइटम्स है, ठीक है। तो एक बार इस डॉक्यूमेंट में कुछ सेलेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कैसे हम एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ और P टैग का यूज़ कर रहा हूँ, और P टैग को सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसे ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इसे सेव करके ब्राउज़र में आउटपुट देखेंगे तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का टेक्स्ट हो गया है ना, क्योंकि हमने P टैग को सिलेक्ट किया। तो ये और ये दोनों P टैग है और इसके अंदर कलर हमारा चला गया ग्रीन, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। लेकिन ये लिंक का कलर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यार ये एंकर टैग है और एंकर टैग के अंदर हमें अगर कुछ चेंज करना है तो हमें उससे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम एंकर टैग को भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उसका कलर दे देता हूँ ग्रीन, तो उससे क्या होगा ना, इसका कलर भी ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर यार मैंने एक ही चीज़ को दो कलर दिए हैं ना, तो दोनों को अब एक साथ लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यार इसको हटा देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा लगा दीजिए, तो भी यार सेम ही चीज़ होगी, है ना, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स को भी हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो यार इसके अंदर आप इस आइटम का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर चेंज करना चाहते हो, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है इसके अंदर, तो उसे देखने के लिए यार मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप UL के अंदर देखो तो लिस्ट स्टाइल जो है ना हमारी वो डिस्क है ना। तो अब यार मान लो आपको यार ये लिस्ट स्टाइल डिस्क नहीं चाहिए, डिस्क का मतलब यहाँ पे ये जो डॉट डॉट्स आ रहे हैं ना, ये इसी की वजह से आ रहे हैं। तो इसे आपको चाहते हो कि इसे चेंज करना है या फिर इसमें आप इसको हटाना चाहते हो, तो उससे के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और LI टैग को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसे नन कर देंगे। आप यार इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो वैसे तो, बट मैं यहाँ पे यार पहले नन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे नन किया तो आप देख सकते हो यार इसका जो भी हमारा बुलेट पॉइंट्स थे वो सब चले गए हैं। मान लो आप इसको स्क्वायर करना चाहो तो आप स्क्वायर भी कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे हमारा वो जो बुलेट पॉइंट्स थे वो अब स्क्वायर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं यार हमारा ID सेलेक्टर या फिर क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो क्लास सेलेक्टर के लिए यार हम वही HTML डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे यार मैं इसके अंदर एक क्लास दे देता हूँ। तो क्लास स्पेशल करके सेव करते हैं। अब यार इसी क्लास को सिलेक्ट करके इसे कुछ स्टाइल देते हैं। तो कुछ नहीं यार, सिंपली इसे नाम लिखना है, डॉट लगाइए और फिर क्लास का नाम लिख दीजिए, फिर सेलेक्टर से उसे कलर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे यार मैं कलर दे रहा हूँ ऑरेंज,
और साथ में यार इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, और फॉन्ट वेट के लिए हम फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसे सेव करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यार हमारा, एक सेकंड, शायद ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार मैं क्लास में जाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार जैसे हमने क्लास को यूज़ किया तो ये हमने सेलेक्ट किया था, है ना, ये वाला एलिमेंट, और इसके अंदर ऑरेंज और बोल्ड दोनों चीज़ें हो रही है ना। तो बस यार यही था हमारा क्लास सेलेक्टर। अब यार मान लो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना है उस क्लास का, तो आपको पता ही होगा यार एक ही क्लास को हम अलग अलग एलिमेंट्स में दे सकते हैं। तो मान लो यार आप इसको यहाँ पे भी लिख दो स्पेशल, और यहाँ पे भी लिख दो स्पेशल। अब ये तीनों अलग अलग एलिमेंट्स है ना, लेकिन अगर मैं इसे सेव करके देखूँ तो यार ये तीनों ऑरेंज हो चुके हैं और इसका कलर फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि यार हमने इस क्लास को सेलेक्ट किया था और इस क्लास के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यार ऐसा नहीं चाहिए, हमें यार सेलेक्ट करना है एक क्लास जो कि स्पैन के अंदर हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो सबसे पहले तो हम इसे हटा देंगे, और मान लो आपको यूज़ करना है स्पैन के अंदर ना, तो आप लिखोगे पहले स्पैन और फिर उस क्लास का नाम लिखोगे अटैच करके डॉट, ठीक है, स्पेशल, ठीक है। और साथ में यार एक और हम एल आई को भी सेलेक्ट करके देख लेते हैं, तो एल आई का भी स्पेशल, और फिर वही हमारा कलर, और फिर हमारा वही फॉन्ट बोल्ड। सेव करेंगे और जैसे आउटपुट में देख सकते हो आप यार वो एम्फेसाइज वाला चला गया, लेकिन ये दोनों अभी अभी हमने लगाया वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यार एक डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर जो कि एक बहुत ही अच्छा सेलेक्टर है। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली यार हम एक टाइप के एलिमेंट के नीचे दूसरे टाइप का एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं यार कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे यार सेलेक्ट कर रहा हूँ एल आई के नीचे ई एम को, और मैं कलर दे देता हूँ रेबेका पर्पल, ठीक है। सेव करते हैं। तो बेसिकली यार हम क्या कर रहे हैं, एल आई टैग के अंदर जितने भी ई एम टैग्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यार ये यहाँ पे हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और 3 का कलर रेबेका पर्पल आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया वैसा ही यहाँ पे आ रहा है ना। तो बस यार कुछ इस तरह से डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं यार एडजेसेंट कॉम्बिनेटर। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली यार आपको आपका नेक्स्ट सिबलिंग मिल जाएगा। कैसे? तो मान लो हम यहाँ पे h1 प्लस पी, यार इसका सिंटेक्स है बेसिकली, इससे हम h1 के जस्ट बाद वाला p टैग को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यार इसके बीच में अगर मैं स्पैन लिख दूंगा ना तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, ऐसे ही आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो कुछ आप टेक्निकल डिटेल्स पे मत जाना, आप खाली ये देखो कि कैसे ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के 200 पिक्सल नहीं परसेंटेज कर देता हूँ, ठीक है। और जाते हैं रिफ़्रेश करते हैं और आप देख सकते हो यार कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने क्या सेलेक्ट किया था, हमने h1 के जस्ट बाद में आने वाला p टैग सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे h1 के जस्ट बाद में तो कोई p टैग है ही नहीं, तो कुछ सेलेक्ट हो ही नहीं रहा है। अब मैं इसको हटा दूँ तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग सेलेक्ट हो चुका है और उसके अंदर टेक्स्ट जो है उसका फॉन्ट साइज़ हमारा बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे भी हटा देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यार सूडो क्लास सेलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे यार सूडो क्लास के लिए मैं ए टैग का यूज़ करता हूँ जो कि बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर जो सूडो क्लास है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं बटन्स या उन सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैं सूडो क्लास लगाता हूँ हवर, और इसके अंदर हम कलर चेंज कर देते हैं, है ना, या फिर हम कलर के साथ साथ उसका टेक्स्ट डेकोरेशन भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लिख रहा हूँ और इसके अंदर नन कर देते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होगा, तो बेसिकली यार इसका अंडरलाइन जो आ रहा है ना वो हमारा हट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यार जैसे मैं हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यार ये जो नीचे अंडरलाइन है वो तो हट ही रही है, साथ में कलर भी आ रहा है, और ये सिर्फ हवर करने पे आता है, बाकी टाइम कुछ नहीं है। जैसे आप हवर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी यार सूडो एलिमेंट सेलेक्टर से होती है, सॉरी सूडो क्लास सेलेक्टर से होती है, ठीक है। अब यार मान लो आपको सारे सेलेक्टर्स को एक साथ लिखना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसको हटा देता हूँ पहले तो मैं, और सबसे पहले तो यार मैं बॉडी लिख रहा हूँ और h1 प्लस पी, और फिर हम स्पेशल, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा ये जो स्पेशल है
जो कि H1P के अंदर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली होने क्या वाला है, सबसे पहले हमने बॉडी सेलेक्ट किया है, फिर बॉडी के अंदर हमने देखा H1+P जो कि ये वाला एलिमेंट है। तो बेसिकली इस एलिमेंट के अंदर जो स्पेशल है वो सेलेक्ट हो जाएगा और उसका कलर येलो हो जाएगा, और जो भी हम साथ में स्टाइलिंग देख रहे हैं वो सारी चीज़ें वर्क करेगी उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यार मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक, और फिर पैडिंग दे देते हैं हम यार यहाँ पे 5 पिक्सल्स। ठीक है, और सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हो यार, जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी उसके अंदर हमने देखा H1+P, और फिर उस P के अंदर हमने देखा स्पेशल, और हमने उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो बस यार ये थे हमारे क्लास सेलेक्टर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यार आईडी सेलेक्टर। ठीक है, तो आईडी सेलेक्टर के लिए यार हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाया और फिर H1PP। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक हेडिंग दी है जो कि आईडी है, और एक 1 नाम का आईडी दिया है। ठीक है, क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हैश लिखेंगे और हेडिंग जो कि इसका नाम है, और इसके अंदर कलर दे देते हैं हम रेड, और बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, और हम इसमें दे देते हैं ब्लैक। सेव करते हैं, और जैसे ही मैं हमारे इसके अंदर जाऊंगा और यहाँ पे यार इसको चेंज कर देता हूँ मैं आईडी, तो आप देख सकते हो यार ये हमका आईडी सेलेक्ट हो चुका है। अब यार मान लो आपको इसमें भी सेम चीज़ करनी है, तो आईडी यार सेलेक्टर कुछ खास नहीं होता है, सेम होता है हमारे उस क्लास सेलेक्टर की, बस इसमें हमको हैश यूज़ करना होता है ना। अब इसमें भी यार वही सारी चीज़ें, इसको अगर आप कलर दोगे तो आपका रेबेका पर्पल आ जाएगा। इसके अंदर क्या किया हमने, पी के अंदर 1 को सेलेक्ट किया। बेसिकली यार पी पैराग्राफ टैग से रिप्रेजेंट करता है, और उसके अंदर जितने भी 1 है ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है ना, बस इसको ये सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को ये सेलेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो हमारा ये पूरा पर्पल हो चुका है। ठीक है, तो बस यार ये था हमारा आईडी सेलेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं यार एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो यहाँ पे यार मैंने एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना रखा है ना। अब इसके अंदर आप देख सकते हो यार सबसे पहले हेडिंग है और फिर एक लिस्ट है। ठीक है, अब एक एक करके इनको सेलेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए हम यार एल आई टैग को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर। तो एल आई टैग के अंदर मैं यार क्लास एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे मैंने क्या किया, एल आई टैग को सेलेक्ट किया है, और एल आई टैग के अंदर ये क्लास नाम का एट्रीब्यूट होना ज़रूरी है ताकि ये सेलेक्ट हो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, तो ये इसमें क्लास एट्रीब्यूट है नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ हाँ है, यहाँ हाँ है, यहाँ हाँ है, तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। ये नहीं होने वाला है क्योंकि इसके अंदर क्लास नहीं है। ठीक है, तो बस यार देख लो आप कैसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज दे रहा हूँ 300%। तो इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये जो है ये छोटा आ रहा है, बाकी सारे कितनी 300% बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। अब यार एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली मैं इसमें एल आई टैग को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं उन क्लासेस के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि है क्लास ए। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, तो जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगा ये आपको बता देगा ये सेलेक्ट करने वाला है इस एल आई के क्लास ए को। ठीक है, बेसिकली इसको, तो इस आइटम का जो कलर है मैं चेंज कर देता हूँ इस बार ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना। और कलर में मैं लिख देता हूँ ग्रीन या फिर रोज़ी रॉयल ब्लू। ओके, तो जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे हमारा रॉयल ब्लू आ चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए यार कैसे हम इसे देख भी सकते हैं, और यहाँ पे आप सेलेक्टर को तो खास में यूज़ कर ही रहे हो, है ना। और फिर हम देखते हैं यार एल आई क्लास टिल्ड इज इक्वल टू ए। अब इससे क्या होता है, तो एक बार मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाओगे यार इससे हो क्या रहा है। ठीक है, और सेव करते हैं, जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं यार इससे 2 और 3 सेलेक्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि यार इसमें बेसिकली हमने कहा कि जो भी ए टैग है उन सबको सेलेक्ट करो। मतलब जैसे आप क्लास को यूज़ करते हो ना, तो इसमें आप देख सकते हो मैंने एक क्लास यूज़ करी है, इसमें मैंने एक ए और एक बी क्लास यूज़ करी है, और इसमें मैंने एक क्लास यूज़ करी है जिसका नाम है ए बी। तो एक क्लास के कितने हमारे एलिमेंट्स हैं, एक तो ये है और एक ये है ना। फिर बी क्लास का कितना है, तो सिर्फ एक ही है, और ए बी का कितना है, एक ही है। तो मैंने इसमें क्या बताया, मैंने इसमें बताया यार हमको सारे एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिसमें ए क्लास दे रखी है। ठीक है, इसलिए यार यहाँ पे डॉट डॉट्स आ रहे हैं कि बाकी सारी क्लास हो उससे मतलब नहीं है, बट ए क्लास होनी ज़रूरी है तो ही वो उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 3 के अंदर हमने ए क्लास को यूज़ किया, तो उन दोनों का कलर यहाँ पे रेड आ चुका है।
तो आप समझ गए यार कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यार एवरीथिंग सेलेक्टर। ठीक है, तो इससे बेसिकली सब सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी होती है वो सब सेलेक्ट हो जाती है, और इसे आप यूनिवर्सल सेलेक्टर के नाम से भी जानते हो, है ना। तो यहाँ पे यार मैंने फिर से एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर एक UL टैग का यूज़ किया है। ठीक है, तो अब यार इस UL टैग को अगर अभी देखोगे तो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। अब अगर हम एवरीथिंग सेलेक्टर का यूज़ करें तो इससे हम पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, पूरे को, और उसके अंदर हम सबसे पहले यार इस लिस्ट स्टाइल को हटा देते हैं। तो जैसे ही मैं इस लिस्ट स्टाइल को नन कर दूंगा यहाँ पे, तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी इस LI टैग का यूज़ हो रहा है उसके अंदर लिस्ट स्टाइल नन ही होएगी। ठीक है, तो बेसिकली यार आपको डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके HTML के अंदर कुछ भी चेंज करना है तो आप एवरीथिंग सेलेक्टर का यूज़ कीजिए, और जैसे ही आप इसको चेंज करोगे तो पूरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे यार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS की प्रॉपर्टीज़। तो सी या हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।